हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मेरा नाम अमोद कुमार है। मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ। जो लेक्चर्स मैं लेकर आता हूँ वो एक रेंज ऑफ एग्जामिनेशंस को टारगेट करती है, जिसमें आपका पीजीटी, नेट जेआरएफ, यूपीएससी है ना, और बीए के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये वीडियोस रिलेवेंट हैं। इन डेप्थ होता है। अगर आप अलग एग्जामिनेशंस के लिए जो है स्टेट पीसीएस के लिए भी अगर देखें तो देख सकते हैं। इसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए देख सकते हैं आप ये लेक्चर्स, ठीक है ना। डिटेल में वीडियोस बनाता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का ये 5वां लेक्चर होगा, है ना। ये पहला नहीं है, ये 5वां लेक्चर है। 4 जो है वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और उनको जो है आप जाके देखिए अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और आखिरी वीडियो में जो है वो थोड़ा सा आउटसाइड नॉइज़ के कारण जो है वीडियो बीच में रोकना पड़ा था, तो हम आज वहीं से फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जो है बात करेंगे और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एकता सिस्टम है। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हों, ऑप्शनल हो आपका, फिर आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में जो है आंसर राइटिंग जो है करना हो आपको, तो उसके लिए एकता सिस्टम जो है बहुत ही प्रोबेबल और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक टॉपिक बन जाता है आपके लिए, ठीक है। ये पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री विद अमोद कुमार करके, उस पर मिलेगा। ये पीडीएफ जो है आपको वहाँ मिल जाएगा। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ, ये रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप जो है वीडियो के साथ साथ ही जो है अपना वो नोट्स जो है बनाते चलें, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, क्योंकि ये मैं कोशिश करता हूँ कि जितना एलेबोरेट हो सके उतना एलेबोरेट जो है करके ये पीपीटीज़ बनाऊँ। पर सारी बातें पीपीटीज़ में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर वो लेक्चर का मतलब नहीं रह जाएगा कुछ। तो इसलिए आप थोड़े से काम आप करिए। मैं बोलता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो है टॉपिक्स को अलग अलग तरह से समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा एकता सिस्टम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के और भी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले एकता सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या था, ठीक है ना। इसको हिंदी में भी वैसे ही बोलते हैं, एकता व्यवस्था, ठीक है ना। और ये क्या होता था बेसिकली कि जैसे आप मान के चलिए कि कोई भी ये एक टेरिटोरियल असाइनमेंट था। मान के चलिए कि ये एक एम्पायर है, ठीक है ना। जो सपोज़ करिए कि ये दिल्ली सल्तनत का एम्पायर है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से लेके फैला हुआ है तो ये मान के चलिए सेंटर है आपका दिल्ली, ठीक है ना। तो दिल्ली के इर्द गिर्द के एरिया ही जो है वो सुल्तान के लिए आसान होगा कंट्रोल करना। वो सुल्तान यहाँ नहीं आएगा कंट्रोल करने। इन सब जगहों पे जो है उसकी कंट्रोल बहुत वीक रहेगी। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको ये पता होगा, जब सेगमेंट्री स्टेट मॉडल में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि कैसे डेक्कन का जो है कंट्रोल करना मुश्किल था गुप्ताज के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से क्या होता है कि ये एक जो सेंट्रल सिटी है उसके इर्द गिर्द के एरिया को कंट्रोल करना आसान होता है। मतलब ये है, ये आपका कोर हो गया, ठीक है ना, और ये पेरीफरी हो गया या प्रोविंस कह ले, ठीक है ना। तो ये पावर का जो है एकदम सेंटर है, वहाँ पर जो है कंट्रोल करना आसान होता है और आउटसाइड एरियाज़ में जो है कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इन सब आउटसाइड एरियाज़ को जो है ना कंट्रोल करने के लिए एक टेरिटोरियल असाइनमेंट दिया गया है ना। एक जो जोग्राफिकल एरिया है उसको जो है मान के चलो कि 10 गांव 50 गांव या कोई एक सूबा है ना, इस तरह से जो है एकता के रूप में जो है दिए जाने लगे, ठीक है ना। और इस तरह से क्या है कि एकता मतलब ऐसा था कि एकता जो है मिलिट्री कमांडर्स को दिए बाद में चल के नोबल्स को भी देते हैं, ठीक है ना। नोबल्स और मिलिट्री कमांडर्स को दिए जाते थे। पर ये बेसिकली इसका नेचर ऐसा होता था कि मिलिट्री कमांडर्स को दिया जाता था। मान के चलो कि कोई एक मिलिट्री कमांडर है, उसको 1 लाख सैनिक जो है मेंटेन करने हैं, ठीक है ना। तो 1 लाख सैनिक को मेंटेन करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर सूबा दे दिया गया कि भाई इस सूबे से मान के चलो कि 10 लाख टैक्स आ रहा है, ठीक है ना, 10 लाख टन का जो भी है
ये टैक्स आ रहा है, तो इस टैक्स से आप ये 1 लाख जो है सैनिक मेंटेन करना, उसके खर्चे और उसकी सैलरी और जो भी है वो आप देना और आप करना, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इनको एक असाइनमेंट के रूप में जो है दिया जाता था। तो मान के चलिए कि यहाँ पर एक रेवेन्यू का भी जो है रोल था और एक मिलिट्री का भी रोल था, ठीक है ना। 2 तरह के रोल जो है आपको इम्पोर्टेंट दिखेंगे कि इस एक तो उस मिलिट्री कमांडर को ये भी इंश्योर करना होता था कि भाई रेवेन्यू जो है प्रॉपर कलेक्शन हो, ठीक है ना, और ये भी इंश्योर करना पड़ता था कि उस रेवेन्यू को खर्च जो है मिलिट्री के ऊपर कैसे करें, ठीक है ना। तो एकता का जो है बेसिक नेचर जो है ऐसा ही था। उसके बाद अब यही बात जो है ये जो PDF में लिखी है वो यही बात लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे कि और भी क्या क्या जो है चीज़ें थी जो मतलब इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है वो थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है अब मान के चलिए कि सेंटर जो है, सेंटर के आसपास के एरिया में भी जो है या मतलब सेंट्रल जो जोन है उसमें भी जो है एकता दिए जाते थे, पर उसमें बड़े एकता नहीं दिया जाते थे, है ना। 2-4 गांव के दिए जाते थे, सूबा वाला जो है नहीं दिया जाता था। और ऐसे छोटे छोटे एकता होते थे, वो मिलिट्री जो ऑफिसर्स होते थे उनको दिए जाते थे, और इनको एकतादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एकतादार, ठीक है ना। और जो बड़े एकता होल्डर्स थे इनको क्या कहा जाता था? इनको मुक्ति बोला जाता था या वाली, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है इसके टर्म्स में डिफरेंशिएशन होता है। अगर कहीं एकतादार लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि छोटा एकता होल्डर है, मतलब 2-4 गांव या 10 गांव का जो है एकता होल्डर है। और कहीं मुक्ति या वाली लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया का जो है वो एकतादार होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस पावर सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपको कंपैरेटिवली बड़े जो है वो एकता सिस्टम जो है, बड़े जागीर जो है दिखेंगे, ठीक है ना। और जो सेंट्रल रीजन है उसके आसपास जो है छोटे जागीर दिखेंगे। तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो 2 तरह के होते थे, ठीक है ना। एकता के अलावा भी एक रेवेन्यू सेटलमेंट होता था, उसके बारे में थोड़े दिन बताएंगे, पहले लेट मी फिनिश दिस वन, ठीक है ना। तो एकता के अलावा भी जो है एक रेवेन्यू सेटलमेंट होता था, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आप समझ गए टर्मिनोलॉजी। छोटे एकता होल्डर्स को एकतादार कहते थे और बड़े को जो है मुक्ति या वाली बोलते थे, ठीक है ना। जो सिलेक्शन होता था ना मुक्ति और वाली का, ये ज़्यादातर स्लेब्स होते थे, ठीक है ना। और स्लेब्स को जो है ये रॉयल स्लेब्स, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में स्लेवरी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहा है। आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है वो मोहम्मद गोरी का जो है स्लेब था, है ना। और आगे चल के जो है हम स्लेव डायनेस्टी के और भी रूलर्स के बारे में देखते हैं कि वो सब भी ओरिजिनली जो है स्लेव ही थे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा है कि ये व्यवस्था वैसी थी जो स्लेव्स के द्वारा जो है रन की जाती थी। मतलब वैसे स्लेव के मतलब मीनिंग हम वैसा नहीं लेंगे कि भाई उसको चेन में धर के उससे काम करवाया जाता था जैसे अमेरिकाज में होता था, ठीक है ना। C.L.R. जेम्स की एक किताब है, आप चाहे तो पढ़ेंगे कभी, है ना। इसकी किताब है द ब्लैक जैकोबिन्स। कभी मौका लगे तो किताब ये पढ़िए, ठीक है ना। इसमें अमेरिकाज में स्लेव सिस्टम कैसे फंक्शन होती थी ना, उसके बहुत सारे जो है स्लेव्स के जो है इंटरव्यूज़ हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था कि स्लेव क्या होता है, बेसिकली स्लेव एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको खरीदा या बेचा जा सकता है, ठीक है ना। ये मान के चलो अगर ये एक स्लेव है तो इसको खरीदा या बेचा जा सकता है, मार्केट लगती थी इसकी, ठीक है ना। जैसे घोड़े हाथी के मार्केट लगते हैं, जैसे और भी जानवरों को बेचा जाता है, उस तरह से इंसान को बेचा जाता था, ठीक है। और बेचा खरीदा जाता था उसको खाने के लिए काट के नहीं, उसको ऐसे इसलिए बेचा जाता था कि वो काम कर सके। मान के चलो कि 10 रुपये में अगर इसको ख़रीदा गया है तो इसके एवज में क्या है कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितना रिटर्न्स दे रहा है वो खरीदने वाला देखेगा, ठीक है ना। तो उसकी जो है हेल्थ के ऊपर जो है, उसकी मस्कुलिनिटी के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती थी। तो खरीदा बेचा जाता था स्लेव्स को, बेसिकली एक कमोडिटी के रूप में जो है, एक वस्तु के रूप में जो है इनको ट्रीट किया जाता था, ठीक है ना। एक ह्यूमंस की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत पे और आप देखेंगे कि
वेस्ट में जो है आप देखेंगे अमेरिकाज में जो है, जो प्लांटेशन इंडस्ट्री में जो है वहाँ काम करते थे, उनको जो है क्या होता था कि उनको चेन से बांध के, पैर में चेन बांध दिया है ना, और खेतों में डाल दिया कि चलो भाई अब तुम काम करो, है ना, और एक टाइम 2 टाइम खाना देते थे, ठीक है। तो और इनको फैमिली रखना अलाउड नहीं होता था। पर इंडिया में जो है ऐसा नहीं था। आप देखते हैं कि इंडिया में स्लेव्स जो है शादी भी कर रहे हैं ना, जो बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत के स्लेव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ स्लेवरी सिस्टम थोड़ा डिफरेंट था जो वेस्ट में प्रैक्टिस की जाती थी उससे, ठीक है ना। और ये वेस्ट एशिया से जो है इन्फ्लुएंस था। यहाँ के स्लेव्स अपनी एबिलिटीज़ और इफिकेसी के हिसाब से बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे भी जा सकते थे, जैसे सुल्तान भी बन सकते हैं, ठीक है ना। आप देख ही रहे हैं, देखे ही हैं आपने पीछे जो है, मैंने डायनास्टिक हिस्ट्री पढ़ाया है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाया, तो उसमें देखा है कि स्लेव जो है 1290 ईस्वी तक जो है यहाँ रूल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी लैंड होता है पर्टिकुलर, जैसे मान के चलो कि ये वाला लैंड है, ठीक है, जैसे ये वाला लैंड है, तो ये कोई भी लैंड या कोई भी ज़मीन का टुकड़ा जो है ऐसे इनहेरिट नहीं किया जा सकता था। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता था जिसको फरमान बोलते थे, ठीक है ना। हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे फरमान, ठीक है। ये फरमान होता था जो सुल्तान लिख के देता था कोई पर्टिकुलर व्यक्ति एक्स को, ठीक है। ये एक्स जो है इसके नाम पर जो है फरमान होता था, तभी ये एरिया जो है वो एक्स ऑक्यूपाई कर सकता था, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं कर सकता था, इलीगल होता है, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड होता था उसका बेसिकली, और जो टेन्योर होता था इसका, जो फरमान का टेन्योर होता था वो यूजुअली जो है वो 4 से 5 साल का होता था, ठीक है। 4 से 5 साल में ट्रांसफरेबल होता था, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। जो इक्तादार होता था या फिर जो मुक्तिया वाली होता था, उसको एक इक्ता से दूसरे इक्ता में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था इस तरह से, ठीक है ना, कि भाई अब तुम्हारा काम यहाँ का हो गया, वहाँ जाओ तुम, ठीक है ना। इस तरह से ट्रांसफरेबल था 4 से 5 सालों में जो है। अब जो एक उस समय के जो है कंटेम्प्रेरी राइटर है नजमुल मुल्क तुसी, ठीक है ना, इसने कहा है कि 3 साल में जो है वो ट्रांसफ़र होता था, पर एवरेज जो है 4-5 साल जो है हम देखते हैं कि वो 4 से 5 साल में ट्रांसफ़र होता था। और ये भी मानता था कि कोई भी पर्टिकुलर, आप बताओ ना, आज के डेट में कोई आईएएस ऑफिसर को होम कैडर मिलता है बड़ी मुश्किल से, ठीक है, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं मिलता है। जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति अगर एक्स डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है ना, और वाई राज्य से है, तो उसको वाई राज्य में ये मिल जाएगा, ठीक है ना, पोजीशन होल्ड करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन एक्स डिस्ट्रिक्ट में उसको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो वहाँ जाएगा तो वहाँ के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ अपने बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जिस जगह पर, और आईएएस के ट्रांसफर्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से क्या है कि बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते थे 3 साल 4 साल 5 साल में, और उससे क्या होता था कि कहीं एक जगह पर जो है ना, जो इक्तादार होता था, जो मुक्ति होता था, वाली होता था, वो एक जगह जो है इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट नहीं कर पाता था, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये सिस्टम जो है लाया गया था, ठीक है। और एक चीज़ होता था, एक लॉ ऑफ ए सीट होता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में मैंने कहीं लिखा है, हिंदी में लिखा होगा इसमें कहीं नहीं, देखो, पलायन का कानून, ठीक है ना। तो पलायन का कानून बेसिकली क्या होता था, ये लॉ ऑफ सीट सिस्टम पर भी जो है चलता था। ये क्या होता था कि जैसे मान के चलो कि ये व्यक्ति है हाथ वाला है, ये व्यक्ति एक्स है, ठीक है, और इसका बेटा जो है छोटे छोटे, या छोड़ो एक ही बनाता हूँ, इसका बेटा जो है वाई है, ठीक है। तो क्या है ना कि जो इक्ता इसको दिया गया ना, उसके बेटे को नहीं दिया जाएगा। ये व्यक्ति जब मर जाएगा ना, तो क्या है कि ये व्यक्ति अगर मर जाएगा तो इसका जो इक्ता है वो स्टेट जो है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, जो सुल्तान है वो क्या करेगा, कॉन्फिस्केट कर लेगा। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, ठीक है ना, हिंदी वालों के लिए जब्त कर लेगा, और जब्त करके जो है फिर इसके बेटे को दे, चाहे जिसको दे, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं होता था, मतलब हेरिडिटरी नहीं होता था ये कि भाई तुम्हारे अंडर है और तो तुम्हारे बेटे को ये चीज़ मिलेगी फिर आगे चल के, वो हेरिडिटरी नहीं होता है। लॉ ऑफ सीट सिस्टम के ऊपर जो है ये चलता था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि फिर मुक्ति और या फिर वली है,
या जो सोल्जर्स होते हैं उसके क्या काम होते थे, जो उनके फंक्शंस है वो क्या होता था। देखो तो इनको क्या होता था, देखो यहाँ मैप जो बनाया है, कोई भी मुक्ति है अगर यहाँ से इन्वेजन हो रहा है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है यही देने वाला व्यक्ति था, ठीक है ना। तो ये फॉरेन कंट्री से वॉर भी कर सकता था, ठीक है ना। ये आपस में भी अलग अलग स्टेट से भी जो है वॉर करते थे, ठीक है। और लोकल चिप्स और फॉरेनर से यही बात लिखी हुई जो समझाया है ऊपर मैंने, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये लैंड ग्रांट्स भी जो है रिलीजियस लैंड ग्रांट्स जो है अपने नाम पर देते थे, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि सोल्जर्स को तो मेंटेन करने ही होते थे, आपको पता ही है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है वो इनको मेंटेन करने होते थे। बाद में आप देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव हो रहे थे, हम अभी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जनरल जो है वो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि एक समझा दिया है कि इकता सिस्टम बेसिकली होता क्या है। अगर इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं अब आपकी ऑनलाइन क्लास लूँ, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास जो है ना मैं इवनिंग में लूँ, तो टाइमिंग जो है आप 1 घंटे की क्लास होगी हमारी, ऑनलाइन क्लास लूँगा। और वीक में 3 दिन मैं सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ। और 3 दिन में ये होगा कि एक काम करेंगे कि 5 से लेके ना आप 9 या 9 बजे तक, 10 नहीं 5 से लेके ना 9 बजे के बीच में जो है ये जो 4 घंटे का टाइम है, इसमें से कहीं कोई भी 1 घंटा जो है आप चूज़ कर लें। मैं उसका जो है एक बार पोल जो है डाल दूंगा उसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। आप अपने हिसाब से देखेंगे कि जिस वाले पोल में जितना ज़्यादा जो है वो होगा उसके हिसाब से जो है बैचेस वो स्टार्ट कर लेंगे ऑनलाइन क्लास, ठीक है। अभी के लिए ये है कि सब्सक्राइबर 1000 नहीं है, तो इसलिए मुझे सिर्फ 25 जो है व्यूज़, 25 लोग ही जो है नॉन सब्सक्राइबर्स जो है देख सकते हैं वीडियोज़। बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए वो वीडियोज़ एक्सेसिबल होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो भी आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको कहिए कि सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, अदरवाइज़ अगर उनको वीडियो देखना है तो अदरवाइज़ वो वीडियो नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। 25 लोगों से ज़्यादा जो है नॉन सब्सक्राइबर्स वीडियो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं वो कर रहा हूँ, तो आप ये बताएं कि क्या मैं ऑनलाइन जो है क्लास लूँ कि ऐसे ही जो है वीडियो वो करके रिकॉर्ड करके जो है आपको दूँ। ऑनलाइन लेने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आप मैं चैट बॉक्स जो है खोल दूंगा। चैट बॉक्स में जो है आप ये करेंगे कि अपने क्वेश्चंस जो है पुट करेंगे या डाउट होगा तो उसी टाइम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। जब आप क्लास लेक्चर ले रहा होगा उसी वक्त जो है आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एक एडवांटेज होगा। चलिए बात करते हैं कि ठीक है, तो एकता सिस्टम जो है इस तरह जो है फंक्शन कर रही थी। तो फिर एकता सिस्टम ऐसे फंक्शन कर रही थी तो क्या ऐसा था कि एकता सिस्टम जो है इतने ज़्यादा जो है इफेक्टिवली जो है वो कर रहा था, तो कैसे जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या बदलाव इसमें आ रहे थे, ठीक है ना। समय के साथ क्या बदलाव जो है पूरे दिल्ली सल्तनत में एकता सिस्टम लेकर आ रहा था, ठीक है, एकता सिस्टम में आ रहा था, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि जो वेस्ट एशिया है, आपको पता है कि गोरीज वगैरह, महमूद गोरी जो है वो कहाँ से आया था। ये देखिए अफ्रीका है। तो महमूद गोरी जो है ना कहीं इधर से आया था, सेंट्रल एशिया से, ठीक है ना। इधर आपका मेडिटेरेनियन सी है, तो सेंट्रल एशिया से कहीं से आया था। तो सेंट्रल एशिया में क्या होता था कि जो मिलिट्री लीडर्स होते थे ना, आप देखेंगे कि बाद में चल के आप ये देखेंगे कि ये जो है जो मंगोल्स हैं उनका भी ना बेसिकली यही जो सेंट्रल एशियन पॉलिसीज़ है जो है ये ऐसा ही था, ठीक है ना। कि मंगोल जैसे अगर मंगोल्स के 4 लीडर्स हैं तो चारों जो है 4 एरिया को कंट्रोल करते थे, ठीक है ना। और इस तरह से जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना मिलिट्री कमांडर्स में जो है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कंसेप्ट वहीं से आ चुका था, ठीक है ना। सेंट्रल एशिया से ही जो है ये गोरियन ओरिजिन था, ठीक है ना। गोरी के टाइम से ही जो वहीं से जो है सेंट्रल एशिया से ये सिस्टम जो है ब्राउट किया गया था, ठीक है ना। आप देखेंगे ये। उसके बाद इसमें पर्टिकुलर चीज़ में फिर क्या बदलाव यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, उसको भी हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे। तो इल्तुतमिश के अंडर में क्या होता है कि 2 कैटेगरीज के एकता जो है थे, ठीक है। इसमें हमने आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझा चुका है कि एक जो है प्रोविंशियल लेवल पर होता था और एक जो है स्मॉल एकता होते थे कंपैरेटिवली, जो विलेज के लेवल पर होता था और सोल्जर्स को दिए जाते थे। जो ये अगर दिल्ली है
तो इसके इर्द गिर्द के एरिया में जो है ये सोल्जर्स को दिया जाता था, और इन सोल्जर्स को जो है इक्ता दर बोला जाता था। आपको पता है, छोटे छोटे इक्ता होल्डर्स को क्या कहते थे, इक्ता दर। और ऐसे 2000 इक्ता का जो है बर्नी हमें अकाउंट देता है कि 2000 इक्ता जो है दिल्ली के इर्द गिर्द के एरिया में जो है थे, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना भूल गया था, अभी मैं कर देता हूँ, ठीक है, खालसा लैंड के बारे में, ठीक है। तो खालसा लैंड क्या होता था, देखो अगर ये एम्पायर है, ठीक है, यहाँ दिल्ली है और इसके इर्द गिर्द का एरिया जो है वो सुल्तान के कंट्रोल का एरिया है, ठीक है, और ये एरिया जो है सुल्तान का जो है जनरल एरिया है जहाँ उसका पूरा जो है इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में एरिया होगा ना, जो डायरेक्ट कंट्रोल वाला एरिया होगा वो खालसा लैंड होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट एकदम, वहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं है, ठीक है। और वो खालसा लैंड में क्या होता था, एक ऑफिसर कहते थे उसको अमील, ठीक है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा। अमील ऑफिसर होता था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था इन एरियाज़ में और सुल्तान के ट्रेजरी में पहुंचाता था, ठीक है ना। तो ये एक डायरेक्ट एरिया होता था खालसा लैंड, जो जिसकी रेवेन्यू 100% जो रेवेन्यू होती थी वो सुल्तान को जाती थी। बाकी जगहों से क्या होता था कि बाकी जगहों से रेवेन्यू जो है वो इक्तादार एक्सट्रैक्ट करते थे, वली या मुफ्ती जो भी होते थे वो एक्सट्रैक्ट करते थे और वो फिर एक्सपेंसेस करते थे फिर, लेकिन उसमें भी बदलाव आया था, वो भी हम देखेंगे कि क्या उसमें बदलाव आ रहे थे। तो आप समझिए 2 तरह के रेवेन्यू सेटलमेंट थे, एक क्या था इक्ता और एक क्या था खालिसा, ठीक है ना। 2 तरह के रेवेन्यू सेटलमेंट से आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या है कि बलबन के अंडर में क्या बदलाव आए थे, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बलबन के अंडर में क्या हुआ था कि जो नॉन परफॉर्मिंग इक्ता थे, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इक्तादार थे जो या तो बूढ़े हो गए थे, है ना। आपको पता है कि वो 3 साल के लिए ही दिया जाता था, पर क्या है कि यूजुअली क्या है कि वो ज़्यादा टाइम्स के लिए जो है वो हो जाता था, रह जाता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि बलबन के टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि जो इल्तुतमिश ने इक्ता दिए थे ना, उसमें से बहुत सारे लोग या तो मर गए थे या फिर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, मतलब वो अब सर्विस देने के कंडीशन में नहीं थे, बस इक्ता होल्ड कर रखे थे रेवेन्यू के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे इक्ता को उसने क्या किया, सीज कर लिया या उसको जो है ये कर दिया, हटा दिया कि भाई फरमान होता है ना, तो फरमान के थ्रू क्या है कि वो उसको नल एंड वॉइड जो है घोषित कर दिया कि भाई ये इलीगल है, आप खाली करो इक्ता, ठीक है ना। तो उनसे जो है इक्ता सीज कर लिया गया और उसको खालिसा लैंड में बदल दिया गया। खालिसा ऑलरेडी आप क्या होता है जान गए हैं अभी, तो उसको खालिसा लैंड में जो है वो ये बदल दिया और वहाँ पर इसने लॉ ऑफ स्टेट का जो है वो रेफरेंस दिया कि भाई ये सिर्फ आपको जो है स्टेट की सर्विस के लिए दी जाती है, ना कि आपके अपनी सर्विस के लिए। अगर आप सर्विस देने के स्थिति में नहीं हैं, गवर्नमेंट को अगर आप अपनी सर्विस देने की स्थिति में नहीं हैं, तो फिर आपको क्यों दी जाए ये इक्ता। तो फिर क्या है कि वो उन इक्ता को जो है बलबन वो वापस ले लेता है, ठीक है। उसने एक ऑफिसर भी जो है अपॉइंट किया जिसको ख्वाजा कहते थे, जो इक्तादार की एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है ये ध्यान रखते थे कि भाई कोई इक्तादार ऐसा तो नहीं है कि जो वहाँ के लोकल पावरफुल लोग हैं उनके जो है इन्फ्लुएंसेस में आ रहे हैं या उनसे कोई नेक्सस बना रहे हैं, है ना। तो इस तरह से उसके ऊपर जो है कंट्रोल करने की जो है कोशिश की इसने, ठीक है। उसके बाद खलजी और तुगलक के बाद टाइम में जो है भी कुछ बदलाव हुए, जिसमें जो मुक्ति है, ठीक है, उसको एक टैक्स कितना कलेक्ट किया है और कितना उसने एक्सपेंडिचर की है, मान के चलो कि अब क्या है, अभी तक क्या था, अभी तक जो है इसको कोई भी इक्तादार है, कोई भी मुक्ति है, कोई एक मुक्ति या वाली है, वो कितना रेवेन्यू कलेक्शन किया उससे कोई मतलब नहीं था सुल्तान को, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जो है मुक्ति को एक ब्यौरा देना पड़ रहा है, एक अकाउंट सबमिट करनी पड़ रही है कि मैंने इतना कलेक्ट किया और इतना जो है एक्सपेंडिचर जो है हमने किया, ठीक है। मान के चलो कि पहले वो अगर 100 रुपये एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और 100 रुपये में से 50 रुपये ही खर्च होते थे, तो 50 रुपये के लिए जो है सुल्तान उससे कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं था कि कितना वो वसूल रहा है और कितना खर्च कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि अब जो है उसको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारे 100 रुपये जो है रेवेन्यू कलेक्शन हुआ और 50 रुपये सैनिक पर जो है एक्सपेंडिचर हुआ, तो जो बैलेंस 50 रुपये है ना, ये सुल्तान को भेजना पड़ेगा अब, ठीक है ना। ये अर्ली जो है खलजीज़ के टाइम में जो है हम देखते हैं, ठीक है। और अलादीन खलजी जो है आपको पता है कि क्या किया था, उसने स्मॉल इक्तास को ख़त्म कर दिया था। क्यों किया गया था
क्योंकि आप पढ़े हैं कि अलादीन खिलजी ने क्या किया था, कैश पेमेंट स्टार्ट किया था। किसको? सोल्जर्स को, ठीक है ना। तो सोल्जर्स को अगर कैश पेमेंट स्टार्ट किया है तो फिर उसको इक्ता थोड़ी देंगे, इक्ता तो उसका वसूलेंगे ही। तो फिर उनका जो है इक्ता ले करके उसको खालिसा लेने में बदल दिया। खालिसा से आपको पता है कि इससे डायरेक्ट जो है पैसा रॉयल ट्रेजरी में आएगा, जो टैक्स कलेक्ट होगा वो डायरेक्ट जो है सरकार के खजाने में आएगा, और वहाँ से सोल्जर्स को कैश पेमेंट में जो है ये करने की सुविधा जो है अलादीन खिलजी लेकर आया था। ये आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी हम, ठीक है। पीछे के लेक्चर्स आप देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। उसके बाद आप देखेंगे कि अलादीन खिलजी के टाइम के बारे में ही जो है टी.एच. मोरलैंड है, ये एक रिवेन्यू हिस्टोरियोग्राफी में जो है बहुत ज़्यादा रिवेन्यू के ऊपर इनका बहुत काम है। तो इन्होंने कहा है कि बेसिकली इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर टी.एच. मोरलैंड का बहुत काम है, ठीक है। तो इनका कहना था कि इस ये जो स्टेप था अलादीन खिलजी का कि वो इक्तास जो है वापस ले रहा था, वो बड़े बड़े कमांडर्स के लिए अनएफेक्टेड था। ये छोटे छोटे सोल्जर्स के लिए था जिनको 2-4 गांव 10 गांव दे रखे थे, ठीक है ना। बड़े कमांडर्स जो 10,000 20,000 जो है इस तरह से सैनिक जो है वो कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, उनके ऊपर लागू नहीं होता था। उनके जो है इक्ता को वापस नहीं लिया गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक, इसी को गाजी मलिक बोला जाता था, आपको पता है। तो इसने ना उस चीज़ को और फर्दर जो है आगे बढ़ाया। क्या आगे बढ़ाया? जो इनकम है इक़्तिदार का उसको चेक करने के लिए जो है अपना रॉयल, अब क्या है कि रॉयल ट्रेजरी के ऊपर भी ये ध्यान देंगे ना कि भाई हमारी भी तो इनकम होनी चाहिए। तो इसलिए इसने क्या किया कि कोई भी पर्टिकुलर इक्ता है तो उस इक्ते से कितना रेवेन्यू जो है आ सकता है इसका एक एस्टिमेशन करा इसने, ठीक है ना। एस्टिमेशन जो है वो आपको पता है कि एक एस्टिमेटेड मान के चलो कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान के चलो कि ये एरिया है, इस एरिया में अगर एस्टिमेशन है कि भाई 1 लाख जो है 1 लाख टन का जो है यहाँ का जो है वो है, ठीक है। आपको पता है कि उस टाइम 2 तरह की करेंसीज होती थी, 2 तरह के, तनका और जीतल, ठीक है ना। तनका जो है सिल्वर कॉइन होता था, जीतल जो है कॉपर कॉइन होता था, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, पीछे जो है मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो 1 लाख जो है तनका, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तनका और जीतल को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ये आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है। पीछे पढ़ाया है मैंने आपको। तो आप देखेंगे कि 1 लाख टन का अगर इसको लग रहा है गयासुद्दीन तुगलक को कि एक रेवेन्यू एस्टिमेशन जो है इतना होता है, तो क्या है कि इसने एक फर्दर एक काम कर दिया कि भाई मान के चलो कि अगर तुम हमें सर्विस दे रहे हो तो एक पर्सन का जो कमांडर है उसकी सैलरी मान के चलो कि 1000 रुपये है, ठीक है। और जो सेना है, सोल्जर्स हैं, उनकी जो है एक्सपेंडिचर मान के चलो कि 70,000 है, ठीक है, पूरे एक्सपेंडिचर जो है पूरे सेना की। तो भाई जो बैलेंस 29,000 रुपये है ना, वो आप ये भेज दें हमें, वो जो है रॉयल ट्रेजरी को जो है भेज दें, ठीक है ना। ये सिस्टम गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था, ठीक है। कि जो इसने सबसे पहले क्या किया कि इसने पर्सनल सैलरी और जो सोल्जर्स का पेमेंट है, सोल्जर्स के ऊपर खर्च है, उसको अलग किया, ठीक है ना। कि वो उसकी जो है जो ये कर रहा है, ये जो अकाउंट जो है ये दे रहा है, जो मुक्तिया वाली है कि भाई हमारे यहाँ इतना रेवेन्यू जनरेशन हुआ और इतना खर्च हुआ, उसमें इसने ये किया कि उसमें उसको ये भी ब्यौरा देना था कि उसका पर्सनल सैलरी क्या है और पेमेंट जो है सोल्जर्स को कितना दिया हुआ, ठीक है। और फिर क्या है कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू में से उन सबको जो है घटा के और फिर कह देते कि भाई जो सरप्लस रेवेन्यू बचा, जो पैसा बचा, वो तुम रॉयल ट्रेजरी को भेजो, सुल्तान को भेजो। और इसमें 4 से 10% का जो है लेवरेज होता था। 4 से 10% का क्या मतलब होता है कि अगर 10% की बात करें तो 29,000 का 10% जो है कितना होगा, 2900। तो 2900 रुपये वो कम भेज सकते थे, ठीक है ना। इसमें से तो मान के चलो कि ये करीब जो है 26,000 रुपये उनको, या 26,000 से प्लस जो है उसको भेजना था, अगर ऐसा सिस्टम होता है तो, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो है भी कुछ बदलाव आए थे, ठीक है ना। अब देखिए ये सब जो है ना, आपको अगर नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मस्ट है आपके लिए कि ये सब जो है आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये वाला बदलाव जो है किसके समय आया था इक्ता सिस्टम में, ठीक है। तो इतना डेप्थ होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है क्या है कि इग्नोर नहीं करेंगे ये सब टॉपिक्स को, जो है आप पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैंने टॉपिक को जो है अलग अलग आयामों को जो है अलग अलग एरियाज़ को जो है मैंने एक्सप्लोर करके जो है आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो आप शेयर करिए दोस्तों से जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं
या बीए के बच्चे हैं, अपने कॉलेज के हैं या दूसरे कॉलेज के हैं, आपके सेक्शन के हैं, आपके क्लास के हैं, उनको शेयर करिए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि एक मोहम्मद बिन तुगलक का समय आता है जब ये एक ऐसा करता है कि एक सिस्टम लेकर आता है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ठीक है ना। कि भाई मान के चलो कि पहले क्या होता था कि आपको ये सब ब्यौरा वौरा सब देना पड़ता था, लेकिन अब मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसी सिस्टम लाई कि उसके बाद ब्यौरा देना नहीं होता था। मतलब ये बहुत एक्सेप्शनल केस था, ऐसा नहीं था कि बहुत हर जगह ये लागू हो गया था, पर एक ऐसा सिस्टम लेकर आया था। अमरोहा का जो है ना, ये एग्जाम्पल देता है बर्नी। ग्रेजुएशन वाले बच्चे ध्यान देंगे, आपके आंसर राइटिंग में ज़रूरी है कोट करना एग्जाम्पल, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऐसा सिस्टम लाया था जिसके बेसिस पर क्या होता था कि एक ना रेवेन्यू एस्टिमेशन होता था। एस्टिमेशन के बाद क्या है कि 1 लाख जो है होता है, तो 1 लाख मान के चलो 3 साल के लिए, तो उन 3 साल का ना 3 लाख रुपए जो है जो भी व्यक्ति वो लेगा, ठीक है ना, उस जगह का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसको 3 लाख रुपए पे करने हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ट्रेजरी में, ठीक है ना। और इस तरह से क्या है कि अब वो जो है फ्री है कि वो 3 लाख वसूले चाहे 5 लाख वसूले पीजेंट्री से वहाँ का, है ना, वो उसके ऊपर है, उसको फ़ायदा नहीं होगा तो नहीं लेगा कोई। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया ना कि फिरोज शाह तुगलक ने जब पूरे सिस्टम था, मतलब जो भी इस तरह के बदलाव जो है आए थे, ये सब जो है ना पूरा जो है ओल्ड असाइनमेंट जो है ना सिस्टम जो है वो रीस्टोर कर दिया। सब जो है ये सब जो है सिस्टम जो बदलाव आए थे, ये पूरा जो है फिर से जो है वो इल्तुतमिश के टाइम पर जैसे इक्ता दिए जा रहे थे उस तरह से जो है इसने रीस्टोर कर दिया वही वाला सिस्टम, ओल्ड सिस्टम। और अब आगे चल के देखिएगा कि सैयद और लोदी में भी यही सिस्टम चलता है, ठीक है ना। सैयद लोदी में भी यही सिस्टम चलता है, पुराने सिस्टम, ठीक है ना। शेर शाह में भी जो है आप देखेंगे, शेर शाह का टाइम पीरियड में भी जो है यही चलता था, यही सिस्टम चल रहा था। पर अब बस ये है कि बड़े इक्ता परगना और सरकार का जो होता है ना उसको वजहदारी इक्ता बोला जाता था, और वो जो है नॉबल्स को सौंपते थे अब, ठीक है ना। बस यही एक बदलाव आया था शेर शाह सूरी के टाइम पर, ठीक है ना। बाकी जो है पुराना सिस्टम चल रहा था, और ये वाला सिस्टम जो है आप देखेंगे कि आगे चल के जो है बहुत सारा जो है मुग़ल एम्पायर में जो है ये सिस्टम थोड़े से बदलाव के साथ जो है एक जो है मनसबदारी सिस्टम के रूप में डेवलप होता है, ठीक है ना। मनसब के रूप में जो है वो डेवलप होता है, अकबर जो है लेकर आता है। इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे जब मुग़ल इंडिया पढ़ाएंगे ना, तो उस समय जो हम है आपके लिए जो है मनसबदारी का जो है ये टॉपिक लेकर आएंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिवेन्यू सेटलमेंट के लिए, ठीक है। अब चलिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे पहली बात तो ये है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इतिहासकार, या आप देखेंगे कि आज के डेट में जो इतिहासकारों का जो काम है वो मीडिया चैनल्स ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ले लिया है, ठीक है। कि भाई कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, जैसे टीपू सुल्तान है, तो उसको जो है ये लोग मुस्लिम रूलर्स के रूप में जो है ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि वो हमारा दुश्मन था, ठीक है। या औरंगजेब है, या फिर बहुत सारे रूलर्स हैं जिसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता है पॉलिटिकल सीन में, ठीक है ना। या ऐसे जो है बहुत सारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं वो अलग अलग तरह के डिस्टॉर्टेड जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर के बारे में भी जो है इसी तरह की बात की जाती है। दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे अभी हम, ठीक है ना। मुग़ल एम्पायर के बारे में बाद में बात करेंगे, तो अगले जब मुग़ल एम्पायर आपको पढ़ाएंगे उस समय बात करेंगे उसमें, ठीक है। तो हम नेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं। होता है ना कि भाई ऐसा कहा जाता है कि भाई मुस्लिम रूलर्स ने आके यहाँ ऐसा किया वैसा किया, तलवार के जोर पर सबको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को जो है इसमें बहुत सारे जो है वो है, आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़िए, रजीउद्दीन अकील की किताब है ये। रजीउद्दीन अकील सर हैं, डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, इनकी एक जो है किताब आई थी, वो उसका एग्जैक्ट अभी मुझे टाइटल याद नहीं है, पर वो जो सूफ़ी है ना, सूफ़ी सेंट्स के ऊपर है, ठीक है। कि सूफ़ी सेंट्स का क्या रोल था यहाँ इस्लामाइजेशन जो है इंडिया में हो रहा था उसका, ठीक है। कि सारे जो है कन्वर्जन जो है वो सिर्फ तलवार के बल पे नहीं होता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि एक नेचर जो है ऐसा बना दिया गया है, एक पब्लिक माइंड जो है एक ऐसा बन गया है इंडिया में कि मतलब ये बेसिकली हमारी दिन नहीं है, ब्रिटिशर्स की दिन है। जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनको मैंने बहुत ही पहले क्लास में पढ़ाया होगा स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, और हिस्टोरियोग्राफी में मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा कि जो एंशिएंट पीरियड है वो हिंदू पीरियड है,
और जो मिडिवल है वो मुस्लिम, और जो मॉडर्न है वो ब्रिटिश पीरियड है, ठीक है ना। इसको रिलीजन के हिसाब से जो है उन्होंने बांट दिया दोनों को, हिंदू और मुस्लिम, लेकिन इसको रिलीजन के हिसाब से नहीं बांटा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मॉडर्न है और ये डेवलप्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि एक ऐसा इमेज बन गया कि मिडिवल पीरियड जो है वो इस्लामिक जो है स्टेट था हमारे यहाँ, ठीक है ना। पर ऐसा जो है इतिहासकार नहीं मानते हैं, ठीक है। इस्लामिक जो है नेचर नहीं था स्टेट का मिडिवल में, वो इसलिए क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद हबीब हैं, ठीक है ना, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है वो बिलोंग करते हैं। और जो हबीब साहब हैं इनका ये मानना था कि ये इस्लामिक नहीं था नेचर में। अगर इस्लामिक होता तो क्या होता कि देखिए इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में जो इस्लामिक स्टेट का जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि, और फिर उससे जो है ना आप दिल्ली सल्तनत के नेचर का जो है कंपैरिजन करना, ठीक है। इस्लामिक स्टेट में क्या होता है, जो डिसीजन होता है उसमें क्या होता है कि ये कॉन्सेंसस से होता है। कॉन्सेंसस मतलब सबकी सहमति से और डिस्कशन के थ्रू होता है ना। कोई भी अगर पर्टिकुलर इशू है तो उस पर डिस्कशन होगा कि भाई ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उसमें डेमोक्रेटिकली जो है, हालांकि वो वाला वर्ड जो है आपको इतिहास में यूज़ करना मुश्किल है, मतलब नहीं करना चाहिए यूजुअली। तो आप देखेंगे कि कॉन्सेंसस बेस्ड जो है डिसीजन होता था। पर यहाँ हमारे यहाँ क्या होता था कि सुल्तान को जो ठीक लगता था वही करता था, ठीक है ना। आपको पता है कि सुल्तान सुप्रीम अथॉरिटी होता था और सुल्तान जो है अपना पैर भी जो है वो पकड़वाता था लोगों से, है ना। और बहुत सारे प्रैक्टिसेस ऐसी होती थी जो इस्लाम में इंसानों के लिए जो है फॉरबिड किया गया है, इंसानों के लिए नहीं होता था। हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या करेंगे, अगर दूसरी बात आप देखेंगे कि इस्लाम होता तो सारी पॉलिसीज जो है वो कुरान के बेसिस पर होता। लेकिन आप देखेंगे कि रेवेन्यू में जो 4 तरह के टैक्स की बात की थी वो सिर्फ फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है लगाया था, और इसके अलावा भी टैक्स थे, इरिगेशन टैक्स है ना। और भी देखेंगे कि सिर्फ यही एक जो है रूलर था, वो कुरान के बेसिस पर जो है वो रेवेन्यू जो है टैक्सेशन जो है कर रहा था, ठीक है ना। 24 तरह के अनजस्ट टैक्सेस को जो है इसने ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना। तो एक बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए है ही जो है, मतलब हम देखते हैं कि कुरान के बेसिस पर टैक्सेशन हो रहा है। और उसमें भी आप देखेंगे कि इरिगेशन का कहीं पर भी जो है वो मतलब रेफरेंसेस नहीं है कुरान में, ठीक है ना, कि इरिगेशन टैक्स होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो आप देखेंगे कि ये भी एक मतलब इस्लामिक स्टेट का जो है नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि सजदा, ये आपको पढ़ाया, आप ज़रा बताएंगे कि मैं किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया है, ठीक है। सजदा और पैबोस, ठीक है। ये मतलब क्या होता है कि किसी के सामने झुकना, झुक के सलाम करना। पैबोस का मतलब होता है पैर चूमना, ठीक है ना। आपको ये पढ़ा चुका हूँ मैं, पीछे के लेक्चर्स देखो और मुझे कमेंट में करके बताओ कि ये 2 चीज़ें मैंने किस रूलर के बारे में पढ़ाया था, किसने स्टार्ट किया था सजदा और पैबोस इंडिया में, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या कि अभी के टॉपिक पे बात करते हैं। सजदा और पैबोस का जो है आप देखेंगे कि इस्लाम में ये 2 चीज़ें जो है और सिर्फ गॉड के लिए है, कोई ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमंस के लिए नहीं है, तो ह्यूमंस के लिए नहीं है, तो अगर सुल्तान के सामने कोई झुक रहा है, उसका पैर चूम रहा है, तो ये तो गलत बात है, ये तो अन इस्लामिक है, इस्लामिक थोड़ी है ये, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे इनहेरिटेंस होता है ना, जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस है, ये भी इस्लामिक इनहेरिटेंस है ना। उसके बाद जो वाइन है, आपको पता है वाइन जो है प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, लेकिन यहाँ जो है इस पर बहुत ज़्यादा जो है कोई उस तरह का जो है पॉलिसी नहीं है। कुछ छोटे मोटे जो है वो इंस्टेंसेस छोड़ के, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जो ब्याज होता है, आपको पता है हिंदी मीडियम वाले, जो ब्याज है वो लेना और देना जो है इस्लाम में फॉरबिड किया गया है, उसको जो है अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। कुरान के हिसाब से वो गलत है, ठीक है ना। लेकिन हम देखेंगे कि बहुत सारे रूलर्स जो है, खास करके जो है फिरोज शाह तुगलक और अलग अलग जो है रूलर्स जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहे थे किसको, पीजेंट्री को, कि वो अच्छे से खेती कर सके, ठीक है ना, खेती को बढ़ावा देने के लिए। और भी जो है लोन उनको बहुत ख़राब नहीं माना जाता था, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से अब ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इस्लामिक होता तो क्या होता, अरबिक होता ना भाई। तो अरबिक नहीं होता था यहाँ का जो स्टेट लैंग्वेज था, जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो पर्शियन था, ठीक है। और पर्शियन कहाँ की भाषा होती है, ये जो है सेंट्रल एशिया की, ठीक है ना।
तो आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत की बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी थी जो अन इस्लामिक थी, वो सेंट्रल एशिया के प्रैक्टिसेस जो है वो ली गई थी, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे कि इसको जो है एक मिलिट्री डिस्पोटिज्म के नाम पे जो है ये इसका जो है एक टर्म देते हैं प्रोफेसर हबीब, और कहते हैं कि ये एक सैन्य निरंकुशवाद था, ठीक है ना। क्या? सैन्य निरंकुशवाद, ठीक है। आप हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। इन सब फीचर्स को डिस्कस करने के बाद जो है आपको ये बताना पड़ेगा कि ये एक सैन्य जो है सैन्य निरंकुशवाद था, ठीक है ना। नेचर इस तरह से जो है इसका था, ठीक है। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट उस पर बात करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ स्टेट हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहेगा कि इस्लामिक रूलर्स ऐसे थे वैसे थे, तो आप उनको ये जवाब दे सके, ठीक है ना। आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको जो है आप जवाब देने की कंडीशन में आप हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, एक्चुअली में ये चीज़ ऐसी थी, ठीक है ना। तो अब हमें नॉलेज नहीं होता है तो कोई भी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर कुछ भी चला रहा होता है तो हम बस मान लेते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगला चीज़ देखते हैं कि कंपोजिशन जो है रूलिंग क्लास की कैसी थी, ठीक है ना। जो रूलिंग क्लास होती है वो कैसी थी, तो रूलिंग क्लास में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सुल्तान था, उसकी फैमिली थी, और जो टर्क्स थे, टर्क्स मतलब आपको पता है कुछ लोग तुर्की से आए थे, कुछ लोग जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, अफगानिस्तान के एरिया से, है ना, तो अफगान उनको बोलते हैं, ठीक है। और इंडियन राजा थे, जो लोकल चिफ्टेंस थे वो बेसिकली हिंदू थे, ठीक है ना। तो इन सब को मिला के जो है एक रूलिंग क्लास, कंपोजिट रूलिंग क्लास जो है दिल्ली सल्तनत की थी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, अच्छा इन छोटे छोटे राजाओं के क्या काम होते थे, ये छोटे लेवल पर टैक्स वसूलते थे, ठीक है ना। इनको बहुत बड़े पोस्ट जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो है नहीं मिलता है, मुगल्स के टाइम पे मिलता है, राजा मानसिंह वगैरह को देखेंगे आप, पर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत बड़े जो है पोस्ट पे जो है हिंदू राजास को, हिंदू चिफ्टेंस को जो है नहीं देखेंगे। सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, रेवेन्यू ये कर रहे थे, इनको वो दिया जाता था, है ना, जागीर्स दी जाती थी, पर ये बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं होते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो किस तरह की थी, टर्को पर्शियन स्टाइल था, ठीक है ना, न कि वो क्या कहते हैं वो जो वेस्ट एशिया में जो है ये हो रही थी उसके हिसाब से जो है चल रहा था। वेस्ट टर्को पर्शियन स्टाइल में मतलब पर्सिया में और टर्की में जिस तरह के सिस्टम थी उस हिसाब से चल रहा था, न कि अरबियन, ठीक है ना, अरब के हिसाब से नहीं चल रहा था, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जो पर्सन था पूरे एम्पायर में वो था सुल्तान, ठीक है ना। सुल्तान जो है आपको पता है कि सर्वोच्च जो है मिलिट्री कमांडर था, है ना, सर्वोच्च जो है न्याय ऑफिसर था, ठीक है ना। तो ये सब जो है आप देखेंगे, आपको ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और जो है ये मिनिस्टर्स जो है वो थे। अच्छा इसमें भी ना एक चीज़ ऐसी थी कि जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थी उसमें मतलब ऐसा था कि जैसे एक ऐसा कंडीशन था कि उसमें एक ब्लेंड था, ठीक है ना, लोकल और आउटसाइडर्स का, ठीक है ना, बाहरी सभ्यता का और इंडिया के जो है सभ्यता का एक ब्लेंड था, ठीक है ना। उसके और भी चीज़ें हैं पर उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ, ठीक है। वो आपको एग्जैक्टली जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डीप स्टडी कर रहे हैं तो ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इतना काफ़ी है कि टर्को पर्शियन स्टाइल था, और उसमें आप एग्जांपल्स फिर जो है वो दे देंगे, अलग अलग जो है जो रिवेन्यू सेटलमेंट था, जो सैन्य सेटलमेंट था, जो क्या कहते हैं वो आर्मी वगैरह का सेटलमेंट था, उन सब चीज़ों के बारे में फिर यहाँ पर अलग अलग से डिस्कस कर सकते हैं। लोकल और आउटसाइडर्स में जो है वो क्या क्या इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, ये एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के ऊपर है, ठीक है ना, कि एक स्पेशलिस्ट जो है केस है। उसके बाद हम देखेंगे कि मिनिस्टर्स जो है वो मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। मिनिस्टर्स के बारे में हम अगर बात करें तो दो तरह के बेसिकली मिनिस्टर होते थे, ठीक है ना। जो एक का जो है बहुत ज़्यादा जो है पावर होता था, ठीक है ना, विथ अनलिमिटेड पावर, ठीक है ना। पहले लिमिटेड करते हैं, विथ लिमिटेड पावर और विथ अनलिमिटेड पावर, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता था, अनलिमिटेड पावर में है जो है आप देखेंगे कि नैबे मामलुक होता था, ठीक है ना। एक पोस्ट है नैबे ममलिक होता था, ठीक है ना। ये क्या था, इसको नैब भी बोलते हैं, ठीक है ना, सिंपली आप नैब भी बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है
कुछ 1246 से या 44 से 66 के बीच में, जिसमें नासिरुद्दीन मोहम्मद, इसके बारे में हमने पढ़ाया है ऑलरेडी आपको। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है सुल्तान रहता है, लेकिन इसका नैब मामलिक जो है वो बलबन रहता है, ठीक है। और बलबन जो है बाद में इसको जो है ख़त्म करके और खुद सुल्तान बन जाता है। और इस वाले टाइम पीरियड में भी जो है बलबन बहुत ज़्यादा जो है इसको कोई डिसीजन लेने नहीं देता था, खुद ही जो है सारा डिसीजन लेता था, मतलब अनलिमिटेड पावर थी बलबन के पास, ठीक है। तो अगर अनलिमिटेड पावर के मिनिस्ट्री के ऊपर जो है आपको अगर कुछ बताना हो तो आप इस वाले का जो है रेफरेंस दे सकते हैं कि कोई भी लिमिटेशन नहीं था उसके पावर के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे कि विथ लिमिटेड पावर में क्या मिनिस्ट्रीज थी। तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री थी वो वज़ीर का था, ठीक है ना। उसको दीवाने वज़ारात बोलते थे, ठीक है। लिख देता हूँ मैं। ये क्या होता था, ये एक ऐसी मिनिस्ट्री थी जो फिनांस और रेवेन्यू को देखता था, ठीक है ना, रेवेन्यू को देखता था, ठीक है। आज के डेट में अगर रेवेन्यू मिनिस्टर से इसको जो है को कंपेयर किया जाए फिनांस मिनिस्टर से तो कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पावरफुल जो है मिनिस्ट्री होती थी और इसको जो हेल्ड करता था उसको वजीर बोलते थे, ठीक है ना। आप देखें ना, वो चेस खेलते हैं तो उसमें वजीर कितना पावरफुल होता है, वो चारों तरफ मारता है ना। आप देखते हैं कि ये वजीर है अगर, तो ये घर में इस तरफ भी चलता है, इस तरफ भी चलता है ना, इस तरफ भी चलता है और इस तरफ भी चलता है, चारों दिशाओं में जो है ये चलता है, ठीक है। तो क्या है कि आप देखेंगे कितना पावरफुल जो है ये पोस्ट था। ये आप देखेंगे अगर चेस का गेम खेल रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो वज़ीर जो है सबसे पावरफुल मिनिस्टर था और वज़ीर का जो है जो असिस्टेंट होते थे, कुछ इसको असिस्ट करने के लिए, इसको जो है मदद करने के लिए भी जो है होते थे, उसको नैब वज़ीर बोलते थे और मुशरिफ ममलिक बोलते थे, ठीक है ना। इसका मैं लिख देता हूँ, रुको। एक नैब होता था और एक ये बेसिकली अकाउंटेंट होता था, ठीक है ना ये। और ये जो होता था ये रेवेन्यू को देखता था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अलावा भी जो है और भी जो है मिनिस्ट्री होती थी, ठीक है ना। और इनमें जो है जो और मिनिस्ट्रीज़ होती थी, मतलब इम्पोर्टेंट जो है उसकी बात करेंगे। मिनिस्ट्रीज़ तो काफ़ी होती थी पर जो इम्पोर्टेंट होते थे उसकी बात करते थे। एक जो है दीवाने अर्ज होता था, ठीक है, दीवाने अर्ज होता था। ये क्या होता है ऊपर हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। किसने स्टार्ट किया था ज़रा बताना आप लोग कमेंट करके, दीवाने अर्ज, ठीक है। ये क्या होता था, ये जो है ना वो इसका क्या काम होता है, बेसिकली सोल्जर्स को ना वो करता था, डिस्क्रिप्शन तैयार करता था, उसका रोल तैयार करता था, सोल्जर्स को जो है कॉन्टेक्ट ये करता था, ठीक है ना। और ये सारे फोर्सेस को जो है इंस्पेक्ट करता था, ठीक है, कि जो हमारी सेना है उसमें क्या चीज़ें, क्या कमी है, क्या वो है ना, उसके डेवलपमेंट्स को देखता था, ठीक है ना। वो रोल्स तैयार करता था हॉर्सेस का कि हमारे पास कितने हॉर्स है और किस कंडीशन में है, इस तरह की चीज़ें जो है ये दीवानी अर्ज जो है वो करता था। एक और था दीवाने रियासत। नेट JRF वाले बच्चे ये सारे नोट कर लेंगे, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। इसको ही रिसलत भी बोला जाता था, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। रियासत और रिसलत जो है सेम ही है, ठीक है। दीवाने रियासत या दीवाने रिसलत, ये बेसिकली डिप्लोमेसी के लिए होता था। आज के डेट में फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना उस तरह से, ठीक है, कि अगर कहीं से जो है हमें कोई डिप्लोमेसी करनी है, कोई पॉलिटिक्स करना है, किसी और राज्य से कोई बातचीत करनी है तो उसके लिए ज़रूरी होता था, ठीक है। एक होता था और दीवाने इंसान। ये क्या होता था, ये कॉरस्पॉन्डेंस होते थे, मतलब ये जो मिनिस्टर होता था, दीवाने इंसान का जो हेड होता था मिनिस्टर, उसका ये काम होता था कि जो मैसेज सुल्तान के द्वारा दी गई है वो सारे प्रोविंसेस में जो है, सारे जो है रियासतों में उसके जो है वो चले, ठीक है ना। उसके जो है वो मैसेज जो है वो पहुंचाए, ठीक है ना, सुल्तान का। कहाँ? सुल्तान का जो मैसेज है वो प्रोविंस में पहुंचाए और अलग अलग जो है जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं इसके जो सुल्तान के अंडर में है वहाँ पहुँचाए, ठीक है ना। उसके जो है एक कम्युनिकेशन के लिए होता था। इंसा का बेसिक मतलब होता है लेटर, ठीक है ना,
लेटर या ऑफिशियल लेटर जो भी होता है वो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है नेट जेआरएफ और पीजीटी के बच्चों के लिए है या यूपीएससी के बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ रेवेन्यू सिस्टम में इस्तेमाल किए गए टर्म्स के बारे में है, ठीक है। कुछ शब्दकोश है जिसमें मुशिल जो है वो ट्रिब्यूट का डिमांडर होता था, ठीक है, उसको बोलते थे। अमील आपको ऑलरेडी पता है, रेवेन्यू कलेक्टर होता था, है ना। गुमास्ता जो है एजेंट होता था, है ना। मुतसरिफ जो है अकाउंटेंट होता था या ऑडिटर होता था जो ऑडिटिंग करता था, ठीक है ना। नवासिंदा होता था, उसको राइटर या क्लर्क जो है होता था, ठीक है ना। पटवारी क्या कहते हैं, हरियाणा वाले लोग ज़्यादा जानते होंगे, है ना, कि हरियाणा में आईएएस बन के चले जाओ तब भी आपके पिताजी कहेंगे कि बेटा पटवारी बन जाता तो ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है ना। तो आपको पता हो पटवारी जो है विलेज अकाउंटेंट होता था और इसको मतलब रूरल एरिया में जो है बहुत ही पावरफुल माना जाता है आज के डेट में भी, ठीक है। विलेज हेडमैन्स होते थे, उनको खूट बोला जाता था, मुकद्दम से बोला जाता था और चौधरी बोला जाता था, ठीक है ना। चौधरी यूजुअली जो है क्या है, बहुत सारे जो है गाँवों को जो है हेड होता था, ठीक है। उसके बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऑलरेडी पता है कि दीवाने को ही इसने स्टार्ट किया था, एक अलग मिनिस्ट्री, है ना, एक खेती के लिए स्टार्ट किया था, है ना। तो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री में इसको भी जो है आप शामिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद आर्मी के बारे में हम देखेंगे कि आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होता था। तो आर्मी जो है, जो रिक्रूटमेंट होता था वो दीवाने अर्ज के अंडर होता था। ऊपर हमने बताया आपको, है ना, दीवाने अर्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया है ऊपर, है ना। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ मैं मिटा दिया शायद मैंने, है ना। तो अब देखेंगे कि दीवाने अर्ज के बारे में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। ये क्या होता था, ये आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन जो है होता था इसके अंडर, ठीक है ना। और इसमें क्या होता था, रिक्रूटमेंट की जाती थी आर्मी की, है ना। अब आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रूल्स को जो है प्रिपेयर किया जाता था, उसका डिस्क्रिप्शन जो है बनाया जाता था, पेमेंट जो है, सैलरी जो है, ये सब किया जाता था, है ना। और इंस्पेक्शन होता था ट्रूप्स का, वो भी यही मिनिस्टर करता था, ठीक है ना। कैवेलरी में आप देखेंगे कि हॉर्सेस जो है बाहर से जो है मंगाए जाते थे। बहुत ही हमारे इंडिया में बहुत अच्छे जो ब्रीड का जो है हॉर्स वो नहीं मिलता है, वो बेसिकली टर्की में मिलता है ना। तो टर्क्स को जो है अश्वपति बोला जाता था इसी वजह से, है ना, अश्वपति, ठीक है। ये सब टर्म्स जो है आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब एक जो है ना सिस्टम स्टार्ट किया गया था, ठीक है, अलादीन खलजी के टाइम पर, है ना। अलादीन खलजी के टाइम पर एक सिस्टम स्टार्ट किया गया था, नीचे बताता हूँ, ठीक है, जिसको दाग बोलते थे। एक मिनट। और एक होता था चेहरा, किसने स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खलजी ने, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता था कि ये जो है ना ब्रांडिंग की जाती थी हॉर्सेस की, ठीक है। जैसे ब्रांडिंग की जाती थी, मतलब कौन सा हॉर्स जो है वो लड़ाई के लिए फिट है, कौन नहीं है ना, कौन सिक है, इस तरह से क्या है कि उसका जो है एक ब्रांडिंग की जाती थी। चेहरा जो है ना एक आइडेंटिटी कार्ड जो है होता था, एक आइडेंटिटी कार्ड जो है सोल्जर्स को जो है इशू की जाती थी, ठीक है, कि पर्टिकुलर सोल्जर जो है और इसका नाम ये है और ये है। इस तरह से आप देखते हैं ना कि हर व्यक्ति के पास आज एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसी तरह से एक आइडेंटिटी कार्ड जो है हर सोल्जर के लिए जो है वो इशू की गई थी, ठीक है ना, अलादीन खलजी के टाइम पर। जो आर्मी होता था ना वो मतलब क्या होता था कि एक वो होता था कि जैसे मान के चलो कि एक ये सुल्तान है, ठीक है ना, तो इसके अंदर ना इस तरह से कई जो है वो होते थे, क्या कहते हैं उसको, वली मुक्ति जो भी बोले आप उसको, ठीक है ना। जैसे मान के चलो 5 है, ठीक है ना, ये मुक्ति होते थे, है ना, या वाली जो भी आप कह ले, ठीक है ना। तो इसके अंदर में भी जो है फर्दर छोटे छोटे जो है वो कमांडर्स होंगे, ठीक है ना। उन कमांडर्स के अंडर में भी छोटे छोटे इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन थी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 100 से लेके 10,000 तक जो है थी, ठीक है ना। इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में एक के ऊपर एक, ठीक है ना, एक के ऊपर एक। और ये जो है 100 जो है इसकी मिनिमम यूनिट थी, एक आर्मी की मिनिमम यूनिट जो है वो 100 सोल्जर्स की मिनिमम यूनिट थी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे एक सीट, ये भी पर्शियन लाइन पर था। इसी तरह जो है टर्किश और पर्शियन लोग जो है इसी तरह अपनी आर्मी को जो है सजाते थे, ठीक है ना। जस्टिस सिस्टम में ऑलरेडी हमने थोड़ा सा बात किया था कि सुप्रीम होता है ना, कौन, सुल्तान, कि सुल्तान ही जो है वो किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है या किसी को सज़ा देने का जो है वो होता था। लेकिन इसको मुफ्ती और सदर जो है इसकी हेल्प करते थे, ठीक है ना। ये दो तरह के ऑफिशियल्स होते थे और लोकल पंचायत के थ्रू जो है फैसले होते थे। अगर लोग नहीं मानते थे तो फिर सुल्तान के पास जाना पड़ता था। कोतवाल जो है
आपको पता ही होगा, ये इंस्पेक्टर होता है आज के डेट में, है ना, या जो आप कह लें CHO वगैरह जो होता है, बेसिकली थानेदार, है ना। तो वो लॉ एंड ऑर्डर को जो है सिटी में मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था कोतवाल, ठीक है। तो इतना हमारा जो है आज का ये हो गया है, ठीक है, एकता सिस्टम, और हमने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। और इसमें बेसिकली क्या है कि अच्छा, रेवेन्यू के बारे में अगर आपको थोड़ा सा करना हो तो रेवेन्यू के बारे में हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ाया है, और भी रेवेन्यू के चीज़ें हैं, जैसे 20वां देना पड़ता था, 20वां मतलब 1/28 है ना, या कितना % किस चीज़ पे देना होता था, तो वो सब आप देख लेंगे, ऊपर मैंने पढ़ाया है, और पीछे की वीडियोस जो है आप देखेंगे, ठीक है ना। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपके आंसर लिखने के लिए आए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें आप अलग अलग चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे, और उसमें रेवेन्यू भी उसमें से एक है, ठीक है ना। तो अभी के लिए जो है हमारा जो है लेक्चर फिनिश हो गया है आज का। और आप ज़रा मुझे ये बताएंगे, टेलीग्राम पे मैं अभी थोड़ा पोल डाल दूंगा कि आप लाइव क्लास जो है किस टाइम जो है करना पसंद करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगले टाइम से जो है ना एक लाइव क्लास लूँ, मतलब लाइव एक नहीं, मतलब जो भी क्लास हो अब लाइव ही हो। और आप अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में फिर वो आर्काइव में जाके जो है वो हो जाता है, अपलोड हो जाता है, ठीक है ना। तो आप वो भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, और लाइव ज्वाइन कर सकते हैं तो लाइव ज्वाइन कर लीजिए। अगर सवाल पूछना है कुछ आपको तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। अब ऐसे थोड़ा सा ये है कि फिर मोनोलॉग हो जाता है, एक ही तरफ से जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही है, और हमें जो है आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि लाइव क्लास जो है स्टार्ट करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, तो फिर वो लाइव वाले जो है वीडियो वैसे नहीं देख पाएंगे। लाइव में रिकॉर्डेड देख सकते हैं, पर लाइव में जो है 25 से ज़्यादा जो है लिमिट नहीं है कि इतना सब्सक्राइबर्स दे दें, ठीक है। तो आपको जो है ये वाला PDF जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, हिस्ट्री विद अमोद कुमार करके, ठीक है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और इस पे आप चाहें ना तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो है वो कर सकते हैं, जो प्रश्न होंगे आपके, क्वेश्चंस होंगे, वो आप वहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, और थैंक यू।